हेलो, वेलकम, नमस्कार सभी साथियों को। स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर। देखिएगा, राजस्थान जीके के 35 वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से हम हल करने वाले हैं। राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज के अंतर्गत ये दूसरा टेस्ट है। इसके पहले भी मैंने 30 प्रश्नों का एक टेस्ट अपलोड किया था साथियों, ठीक है। और ये 35 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का टेस्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण। एनसीईआरटी और आरबीएससी की जो पुस्तकें हैं उसका समस्त निचोड़ इसमें रख दिया है। और ये शिक्षक भर्ती की जो मुख्य परीक्षा है 2023 जनवरी में जो आपके होने वाली है, उसके लिए चाहे लेवल 1 हो या लेवल 2 हो, साथ ही सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती और फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए भी बेहद उपयोगी है। देखिएगा, यहाँ पर ये जो राजस्थान जीके के प्रश्न हैं भूगोल से लिए गए हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। यहाँ पर आपको राजस्थान जीके की संपूर्ण जो क्लासें हैं निःशुल्क मिलेगी, पूरा कोर्स करवाया जा रहा है साथियों। पहला प्रश्न देखेंगे, आपके प्रश्न संख्या 1 है, राजस्थान को मुख्यतः कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? 1, 2, 3 और 4। तो प्रश्न संख्या 1 में जो सही उत्तर है, राजस्थान को मुख्यतः 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? 4। कौन कौन से, तो वो अगले प्रश्न में देखेंगे साथियों। चौथा विकल्प आपके पहले प्रश्न में यहाँ पर सही रहेगा। देखिए, दूसरे प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है आपसे, तो प्रश्न नंबर 2 है, राजस्थान का सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश कौन सा है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदान और दक्षिणी पूर्वी पठार। सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश की बात की जा रही है। देखो, हमने पहले प्रश्न में क्या देखा था कि राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। आंसर था आपका 4। अब यहाँ पर 4 भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, अरावली प्रदेश है, पूर्वी मैदान है और दक्षिणी पूर्वी पठार है। इन चारों को ही मैंने अच्छी तरह से आपको पढ़ा रखा है, ठीक है। 4-5 वीडियो मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिए। 5 वीडियो आपके राजस्थान जीके के हो चुके हैं। तो साथियों, यहाँ पर देखिएगा, जो सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश है वो है आपके अरावली प्रदेश। दूसरा विकल्प आपका सही रहेगा। यहाँ पर सबसे प्राचीन पूछा गया है। अगर नवीन पूछता कि सबसे नवीन भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो फिर आपका उत्तर रहेगा साथियों पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। सबसे नवीन पूछे तो, और सबसे प्राचीन पूछे तो आपका उत्तर रहेगा अरावली प्रदेश। सबसे बड़ा कौन सा है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आपके सेकंड विकल्प ही सही रहेगा प्रश्न नंबर 2 में। तो प्रश्न संख्या 3, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश अवशेष है। किसका अवशेष है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश? गोंडवाना लैंड का अवशेष है, हिंद महासागर का अवशेष है, टेथिस सागर का अवशेष है और इनमें से कोई भी नहीं। तो देखो, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा और सबसे नवीन भौतिक प्रदेश है साथियों, ये किसका अवशेष या भाग है? ये टेथिस सागर का अवशेष या भाग है। थर्ड विकल्प आपके तीसरे प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए चौथा प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 4, प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ना। इनमें से पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के संबंध में सत्य कथन नहीं है। सत्य कथन नहीं है मतलब आपको गलत कथन का चयन करना है, जो असत्य कथन है उसका चयन करना है। विकल्प है, यह संपूर्ण राजस्थान के क्षेत्रफल का 61.11% है या 3/5। राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। इसमें संपूर्ण राजस्थान की 40% जनसंख्या निवास करती है और इसमें मुख्य रूप से 8 जिले शामिल है। तो बताओ प्रश्न संख्या 4 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? इनमें से पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के संबंध में जो कथन सत्य नहीं है वो देखना है आपको, ठीक। तो पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा विकल्प पढ़ लीजिए साथियों। प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ करके जवाब देना, ठीक। सही आंसर देखते हैं। तो आपके जो पहला विकल्प कह रहा है कि संपूर्ण राजस्थान के क्षेत्रफल का 61.11% है, बिल्कुल सत्य कथन है। दूसरा कह रहा है सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, ये भी सत्य है। संपूर्ण राजस्थान की 40% जनसंख्या निवास करती है, ये भी सत्य है। इसमें मुख्य रूप से 8 नहीं, बल्कि इसमें मुख्य रूप से कितने जिले आते हैं साथियों? 12 जिले आते हैं, 12, ठीक है। चौथा विकल्प आपके सत्य कथन नहीं है, इसीलिए चौथे प्रश्न में चौथा ही विकल्प आपके सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ेंगे। तो प्रश्न संख्या 5, मरुस्थलीय प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है राजस्थान का, इसको कितने भागों में बांटा गया है? 1, 2, 3 और 4। तो प्रश्न संख्या 5 में बताओ सही आंसर कौन सा है आपके? मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और एक अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, ठीक है। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, इन 2 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। जिसने क्लास ले रखी है उसके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है।
जिसने क्लासेस ले रखी है उसके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि माइनस मार्किंग है आपके भर्ती में, तो अच्छी तरह से हर चीज़ याद होना ही चाहिए। विकल्प 2 आपके प्रश्न 5 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं साथियों। छठा प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 6 है, शुष्कतम मरुस्थल प्रदेश में वार्षिक औसत वर्षा कितनी होती है? 0 से 25 सेंटीमीटर, 25 से 50 सेंटीमीटर, 50 से 75 सेंटीमीटर और 75 से 100 सेंटीमीटर। देखिए, अभी हमने जो 5वां प्रश्न देखा था उसमें पूछा गया था कि भाई पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कौन कौन सा? शुष्कतम मरुस्थलीय प्रदेश और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। जो शुष्कतम मतलब बिल्कुल सूखा हुआ, तो इसमें जो वार्षिक औसत वर्षा होती है वो होती है 0 से 25 में। जो वार्षिक वर्षा होती है औसत वर्षा वो है 0 से 25 सेंटीमीटर। प्रथम विकल्प आपके प्रश्न संख्या 6 में सही है साथियों। जबकि अर्ध शुष्कतम मरुस्थल जो है उसमें औसत वर्षा 25 से 50 सेंटीमीटर होती है। तो दोनों ही चीज़ें आपको याद रखनी है। प्रथम विकल्प सही रहेगा छठे प्रश्न में। नेक्स्ट 7वें प्रश्न को देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 7, रिक्त स्थान है जिसकी आपको पूर्ति करनी है। जिला पूर्णतः शुष्कतम मरुस्थलीय जिला है। बाड़मेर जिला, बीकानेर जिला, जैसलमेर जिला और जोधपुर जिला। तो इनमें से कौन सा जिला पूर्णतः शुष्कतम मरुस्थलीय जिला है साथियों? प्रश्न संख्या 7 में देखिएगा। वैसे तो शुष्कतम मरुस्थलीय जो प्रदेश है इसमें मुख्य रूप से 4 जिले आते हैं। कौन कौन से? बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर। चारों ही शुष्कतम मरुस्थलीय प्रदेश में आते हैं। लेकिन पूर्णतः शुष्कतम पूछा जाए और जिला का नाम पूछा जाए तो आपका सही उत्तर होगा साथियों जैसलमेर। जैसलमेर जिला पूर्णतः शुष्कतम मरुस्थलीय प्रदेश है। थर्ड विकल्प 7वें प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 8 है, पोखरण से लेकर मोहनगढ़ तक भूगर्भित जल पट्टी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाठी सीरीज कहा जाता है, आकलवुड फॉसिल पार्क कहा जाता है, हम्माद कहा जाता है और इनमें से कोई भी नहीं। तो देखो, पोखरण जैसलमेर से लेकर के मोहनगढ़ तक भूगर्भित जल पट्टी जो है इसको किस नाम से जाना जाता है? लाठी सीरीज के नाम से जाना जाता है साथियों। और यह राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है। देखिए, लाठी सीरीज की ये विशेषता है कि इसका जो पानी है बिल्कुल मीठा पानी है, जबकि रेगिस्तान में सामान्यतः पानी भी निकलता है ना, तो कैसा होता है? खारा पानी निकलता है साथियों, ठीक। लेकिन ये जो लाठी सीरीज है इसमें ये जो भूगर्भित जल पट्टी है इसका पानी कैसा है? बिल्कुल मीठा पानी है। तो विकल्प 1 आपके 8वें प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। 9वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 9, थार का घड़ा कहा जाता है चांदन नलकूप को, लाठी सीरीज को, सेवन को और पीवना को। तो इनमें से थार का घड़ा किसको कहा जाता है साथियों? प्रश्न संख्या 9 में जो सही उत्तर है चांदन नलकूप, जो कि राजस्थान के जैसलमेर जिले में ही स्थित है साथियों, इसी को क्या कहा जाता है? थार का घड़ा कहा जाता है। लाठी सीरीज तो भूगर्भित जल पट्टी है। सेवन क्या है? सेवन एक घास है साथियों, प्रोटीन युक्त घास है। और पीवना क्या है? एक सांप का प्रकार है साथियों। पीवना एक सांप है जो बहुत ही जहरीला सांप होता है, काटता नहीं है, ठीक है, हवा से ही ये व्यक्ति को मार देता है, ठीक है, हवा में ही जहर छोड़ करके। तो यहाँ विकल्प 1 आपके प्रश्न संख्या 9 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 10वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न संख्या 10, प्राचीनतम लकड़ी के जीवाश्म अवशेष कहाँ मिले हैं? लाठी सीरीज में मिले हैं, आकलवुड फॉसिल पार्क में मिले हैं, हम्माद में मिले हैं या चांदन नलकूप में मिले हैं? तो प्राचीनतम लकड़ी के जो जीवाश्म है साथियों इनमें से कहाँ पर मिले हैं? आकलवुड फॉसिल पार्क में मिले हैं। और ये आकलवुड फॉसिल पार्क कहाँ पर स्थित है? ये भी जैसलमेर में ही स्थित है। सेकंड विकल्प आपके 10वें प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट 11वां प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे? तो प्रश्न नंबर 11, हम्माद है। क्या है हम्माद? एक झील है, एक नदी का अवशेष है, एक प्रकार का चट्टानी मरुस्थल है और इनमें से कोई भी नहीं। तो बताइए हम्माद इनमें से क्या है? प्रश्न संख्या 11 में चौथा विकल्प तो आप हटा सकते हो, 3 ही विकल्प आपके पास बच रहे साथियों। हम्माद का जो सही अर्थ है, हम्माद कोई झील नहीं है, ना ही कोई नदी का अवशेष है, बल्कि एक प्रकार का चट्टानी मरुस्थल है, ठीक है। हम्माद क्या है? एक प्रकार का चट्टानी या फिर पथरीला मरुस्थल भी आप इसको कह सकते हो। पथरीला मरुस्थल भी आप इसको कह सकते हो या चट्टानी मरुस्थल भी आप इसको कह सकते हो। तो याद रखिएगा 30 यहाँ पर हम्माद क्या है? एक प्रकार का चट्टानी मरुस्थल। तीसरा विकल्प सही है। देखिए 35 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके सही बैठते हैं कमेंट करके जरूर जाना, और माइनस मार्किंग के साथ कमेंट करना। कैसे? जैसे 35 में से 30 प्रश्न आपके सही हुए तो 5 प्रश्न आपने गलत कर दिए,
गलत कर दिए मतलब उनका आप 2 नंबर कम कर लेना साथियों, 5 प्रश्नों का 2 नंबर कम कर लेना, तो फिर आपके 28 प्रश्न ही सही माने जाएंगे, क्योंकि माइनस मार्किंग लागू होती है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि 3 नंबर में आपका 1 नंबर कट जाता है, 3 नंबर में 1 नंबर कट जाता है, तो ये तो मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसे फिर कमेंट करना आप, है ना। चलिए 12वां प्रश्न देखेंगे, तो आपके प्रश्न संख्या 12 है, विश्व शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को, अरावली प्रदेश को, पूर्वी मैदान को और दक्षिणी पूर्वी पठार को। प्रश्न संख्या 12 का बताओ सही उत्तर कौन सा रहेगा? तो साथियों 12वें प्रश्न में देखिए, विश्व शक्ति ग्रह किसको कहते हैं? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर सौर ऊर्जा की संभावना सर्वाधिक है। संपूर्ण विश्व में सर्वाधिक सौर ऊर्जा की संभावना कहाँ पर है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में है। इसी वजह से इसको विश्व शक्ति ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो विकल्प 1 ही सही रहेगा। जबकि सर्वाधिक जो धात्विक खनिज है वो कहाँ निकलते हैं साथियों? अरावली प्रदेश में निकलते हैं। सबसे खाद्यान्न कहाँ पर अधिक होता है? पूर्वी मैदान में होता है साथियों। तो ये बेसिक चीज़ें भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट 13वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपके प्रश्न नंबर 13 है, राज्य का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में, बाड़मेर में, जोधपुर में और बीकानेर में। सबसे बड़ा सोलर पार्क पूछा गया है। राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर पार्क इनमें से किस जगह पर स्थित है साथियों? 13वें प्रश्न का सही उत्तर देख लेते हैं। तो आपके प्रश्न संख्या 13 में जो सही उत्तर है वो रहेगा जोधपुर में। जोधपुर में ही राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थित है। थर्ड विकल्प सही है 13वें प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 14वां प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 14, बरखान बालूका स्तूप के संबंध में असत्य कथन है। असत्य कथन आपको देखना है बरखान बालूका स्तूप के संबंध में। तो देखो विकल्प है, यह सबसे कम नुकसानदायी बालू का स्तूप है, वायु के भंवर के कारण निर्मित होते हैं, जिनकी आकृति अर्धचंद्राकार होती है, भालेरी गांव चूरू के ये प्रसिद्ध है और सर्वाधिक शेखावटी क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो जो बरखान बालू का स्तूप है इसके बारे में यहाँ पर 4 कथन आपके सामने दिए गए हैं। इनमें से जो कथन आपको असत्य लग रहा है वो देखना है 14वें प्रश्न में। साथियों हर एक चीज़ पढ़ा रखी है मैंने ये। तो प्रश्न नंबर 14 में जो सही उत्तर है वो रहेगा साथियों विकल्प नंबर 1। क्यों रहेगा? क्योंकि यहाँ पर ये कह रहा है ये सबसे कम नुकसानदायी बालू का स्तूप है। तो भाई बरकान बालू का स्तूप सबसे कम नहीं, सबसे अधिक नुकसानदायी बालू का स्तूप होते हैं। सबसे अधिक नुकसानदायी बालू का स्तूप कौन से होते हैं? बरकान होते हैं। बाकी ये जो तीनों विकल्प है, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये सत्य है क्योंकि ये सर्वाधिक शेखावटी क्षेत्र में होते हैं। भालेरी गांव चूरू इनके लिए प्रसिद्ध है और इनकी आकृति कैसी होती है? अर्धचंद्राकार, और वायु के भंवर के कारण ये निर्मित होते हैं। तो ये तीनों ही कथन सत्य है पहले विकल्प को छोड़कर, इसलिए आपके प्रश्न संख्या 14 में प्रथम विकल्प ही सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 15 की ओर। तो 15वां प्रश्न देखेंगे। पवन की दिशा के समकोण पर बनने वाला बालू का स्तूप है बरकान, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप और दर्यन बालू का स्तूप। तो एक तो पवन की दिशा के समकोण पर बनता है और एक पवन की दिशा के समानांतर बनता है। तो समकोण पर कौन सा बनता है? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप बनता है साथियों। कौन सा बनता है? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पवन की दिशा के समकोण पर बनने वाला बालू का स्तूप है। बरखान के बारे में हमने पिछले प्रश्न में अच्छे से देख ही लिया था। अनुदैर्घ्य के बारे में भी प्रश्न आएगा और दर्यन के बारे में भी प्रश्न आएगा, तो इनके बारे में अभी नहीं बताते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। विकल्प 2 आपके प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर है। चलिए 16वां प्रश्न देख लेते हैं। पवन की दिशा के समानांतर बनने वाला बालू का स्तूप है बरकान, अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य और दर्यन। तो साथियों पिछले प्रश्न में मैंने कहा था आपसे कि अनुदैर्घ्य का भी प्रश्न आएगा, तो बिल्कुल अनुदैर्घ्य वाला ही प्रश्न है ये। जो पवन की दिशा के समानांतर बालू का स्तूप बनते हैं उनको अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप कहते हैं। जबकि पिछले प्रश्न में हमने क्या देखा था? पवन की दिशा के समकोण पर बनने वाला जो बालू का स्तूप होता है वो होता है अनुप्रस्थ। ठीक है, ये कहलाता है जो समानांतर बनता है उसको कहते हैं अनुदैर्घ्य। तो विकल्प नंबर 3 आपके सही है प्रश्न संख्या 16 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न देख लेंगे साथियों। आपके प्रश्न नंबर 17, भ्रमणशील बालू का स्तूप किसे कहा जाता है? बरखान को, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप को, अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप को और दर्यन को। तो भ्रमणशील बालू का स्तूप का मतलब क्या हुआ? वह बालू का स्तूप जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलते रहते हैं। ठीक है, जाते रहते हैं, ऐसा नहीं चल के नहीं जाते, उड़कर जाते हैं साथियों ये। ठीक,
तो इनको कहा जाता है दरियन। विकल्प नंबर 4 आपके प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर है साथियों। कौन सा? चौथा विकल्प सही है 17वें में। तो चलिए 18वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 18 है, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में वार्षिक वर्षा होती है 0 से 25 सेंटीमीटर, 25 से 50 सेंटीमीटर, 50 से 75 सेंटीमीटर और 75 से 100 सेंटीमीटर। इस प्रश्न का आंसर मैंने आपको बता दिया है। जो पिछला प्रश्न एक प्रश्न आया था कि शुष्कतम मरुस्थल प्रदेश में वार्षिक वर्षा होती है, तो वहां पर मैंने आपको बताया था 0 से 25 सेंटीमीटर, और उसी प्रश्न में मैंने आपको इसका आंसर बता दिया था साथियों कि अर्ध शुष्क मरुस्थल की पूछे तो 25 से 50 आपको सही करना है, और वो प्रश्न भी आ गया। तो बिल्कुल दूसरा विकल्प सही है आपके। जो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है इसमें वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 25 से 50 सेंटीमीटर होती है। सेकंड विकल्प सही रहेगा 18वें प्रश्न में। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 19 की ओर। 19वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 19 है, घग्गर बेसिन के अंतर्गत आते हैं बीकानेर और बाड़मेर आते हैं, जैसलमेर और जोधपुर आते हैं, जैसलमेर और बाड़मेर आते हैं, और हनुमानगढ़ और गंगानगर आते हैं। तो इनमें से घग्गर बेसिन के अंतर्गत कौन से 2 जिले आते हैं? प्रश्न संख्या 19 में बताना है आपको बिल्कुल सही उत्तर। तो देखिएगा यहाँ पर घग्गर बेसिन के बारे में जब हमने पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था साथियों कि आपके जो उत्तरी क्षेत्र है, ठीक है, इसके 2 जिले कौन कौन से? हनुमानगढ़ और गंगानगर घग्गर बेसिन के अंतर्गत आते हैं, हनुमानगढ़ और गंगानगर। तो विकल्प नंबर 4 आपके प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 20 की ओर। 20वां प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 20, इनमें से असत्य कथन है। असत्य कथन देखना है आपको प्रश्न संख्या 20 में। तो जो कथन आपको सत्य लगता है उसका चयन करना है। विकल्प पाट, हनुमानगढ़ जिले में घग्गर द्वारा निर्मित मैदान पाट कहलाता है। नाली, हनुमानगढ़ जिले में घग्गर के बहाव क्षेत्र को नाली कहते हैं। तीसरा, गंगानगर का प्राचीन नाम योद्धय प्रदेश। चौथा, राजस्थान का अन्न भंडार श्री गंगानगर को कहा जाता है। तो जो कथन यहाँ पर आपको असत्य लग रहा है उसका चयन प्रश्न संख्या 20 में करना है साथियों। देखिएगा सारी चीज़ें पड़ी हुई है। अगर आपने यहाँ पर क्लास ली है तो 100% पढ़ी हुई है, और बाकी पहले भी आप हो सकता है कि आपने इन चीज़ों को पढ़ रखा है। बाकी सारी चीज़ें मैं साथियों कवर करवा रहा हूँ टोटल चीज़ों को। तो यहाँ जो असत्य कथन है वो है आपके तीसरा विकल्प। क्यों? क्योंकि पाट और नाली के बारे में तो मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया था। नाली में तो पानी बहता है तो बहाव क्षेत्र है ये, और पाट सपाट मैदान, याद आया कुछ बोला था ना मैंने वीडियो में। तो साथियों बिल्कुल ये दोनों ही कथन सत्य है। राजस्थान का अन्न भंडार श्री गंगानगर को कहते हैं, ये भी सत्य है, लेकिन गंगानगर का प्राचीन नाम योद्धय प्रदेश नहीं, बल्कि साथियों योद्धय प्रदेश तो किसका प्राचीन नाम था? हनुमानगढ़ का। ठीक है, विकल्प नंबर आपका जो 3 है ये असत्य कथन है, और असत्य कथन ही देखना था, अतः तीसरा विकल्प आपके 20वें प्रश्न में सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 21 की ओर। तो 21वां प्रश्न, शेखावटी बेसिन के अंतर्गत आते हैं हनुमानगढ़, गंगानगर और पाली, चूरू, झुंझुनू और सीकर, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर, अलवर, भरतपुर और करौली। तो देखो शेखावटी बेसिन जब हमने पढ़ा था साथियों, इसमें मैंने आपको लिखा था मुख्य रूप से इसमें 3 जिले सम्मिलित किए जाते हैं। शेखावटी बेसिन में मुख्य रूप से कितने जिले सम्मिलित किए जाते हैं? 3 जिले सम्मिलित किए जाते हैं, और वो कौन कौन से हैं? एक तो आपके चूरू है, एक आपके झुंझुनू है, और एक आपके सीकर है। ये तीनों ही जिले शेखावटी बेसिन के अंतर्गत आते हैं, अतः सेकंड विकल्प आपके 21 का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 22 की ओर। 22वां प्रश्न क्या पूछ रहा है? कांतली नदी के बहाव क्षेत्र को रिक्त स्थान है कहते हैं, क्या कहते हैं? बीड़ कहते हैं, जोहड़ कहते हैं, तोरावटी कहते हैं, और नाड़ा कहते हैं। तो देखो कांतली नदी के बहाव क्षेत्र को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? साथियों प्रश्न संख्या 22 में बीड़ तो पशुओं के चरने का स्थान होता है साथियों, ये आपका आंसर नहीं है। जोहड़ भी नहीं कहते हैं, नाड़ा भी इसको नहीं कहते हैं, बल्कि कांतली नदी का जो बहाव क्षेत्र है इसको तोरावटी के नाम से जाना जाता है, तोरावटी के नाम से जाना जाता है। विकल्प 3 आपके प्रश्न संख्या 22 में सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 23 की ओर। तो 23वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 23 में क्या पूछ रहा है? नागौर व अजमेर के मध्य फ्लोराइड का जमाव को क्या कहा जाता है? बाका पट्टी कहा जाता है, कुबड़ पट्टी कहा जाता है, बीहड़ कहा जाता है, या 1 व 2 दोनों?
23 में बताओ सही आंसर कौन सा सही रहेगा आपके। नागौर व अजमेर के मध्य जो फ्लोराइड का जमाव है जिसके कारण फ्लोरोसिस रोग होता है साथियों, वहाँ का जो पानी है उसमें फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है जिसके कारण कौन सा रोग हो जाता है, फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। और इस जगह को बांका पट्टी और कुबड़ पट्टी दोनों ही नाम से जाना जाता है, बांका पट्टी भी कहते हैं और कुबड़ पट्टी भी। तो पहला व दूसरा दोनों ही विकल्प सही है, इसलिए चौथा आंसर, चौथा वाला विकल्प जो है प्रश्न नंबर 23 का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 24 की तरफ। तो आपके 24वां प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न नंबर 24, इनमें से बेमेल है। बेमेल, बेमेल का मतलब समझते हो ना, जो गलत है उसी को बेमेल कहा जाता है साथियों। विकल्प है राजस्थान में औजारों का शहर नागौर, राजस्थान का हृदय अजमेर, ऊन का घर बीकानेर, मकराना नागौर जिप्सम के लिए प्रसिद्ध। तो इनमें से 24 में जो बेमेल है या जो गलत है वो कौन से विकल्प में दे रखा है 24 में। देखो राइट आंसर देखें तो राजस्थान का हृदय अजमेर को ही कहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ऊन का घर बीकानेर को कहते हैं, पढ़ा रखा है। राजस्थान में औजारों का शहर नागौर है, पढ़ा रखा है। लेकिन मैंने जब आपको मकराना नागौर के बारे में पढ़ाया था तो जिप्सम के लिए नहीं पढ़ाया था साथियों, बल्कि मकराना नागौर किसके लिए प्रसिद्ध है, संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है, न कि जिप्सम के लिए। तो मकराना नागौर यहाँ पर ये क्या है, बेमेल है। चौथा विकल्प आपके 24 का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 25 की तरफ। 25वां प्रश्न देख लेते हैं आपके प्रश्न नंबर 25 से। इनमें से किस प्रदेश को लूनी बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। गोडवार प्रदेश, नागौर की उच्च भूमि, माही बेसिन और शेखावटी बेसिन। तो जिसको लूनी बेसिन के नाम से जाना जाता है, देखो लूनी बेसिन का मतलब क्या हुआ, जिस क्षेत्र में लूनी नदी बहती है उसी को लूनी बेसिन कहेंगे। तो देखो लूनी नदी किधर की तरफ बहती है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। अगर हम बात करें तो शेखावटी बेसिन आपके चूरू, झुंझुनू, सीकर जिले आ जाते हैं, ठीक है। माही बेसिन में इधर, ठीक है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा की तरफ ये माही बेसिन है। अब नागौर की उच्च भूमि या गोडवार प्रदेश, तो साथियों इनमें से 25वें प्रश्न में जो सही उत्तर है वो है गोडवार प्रदेश जो है साथियों, इसको लूनी बेसिन के नाम से वर्तमान में जाना जाता है। पहले इसको गोडवार प्रदेश के नाम से जाना जाता था। ये आपके इधर की साइड में है, ठीक है। इस प्रकार से लूनी नदी का बहाव क्षेत्र है। हालांकि जब नदियां पढ़ेंगे तो बिल्कुल मैप से पढ़ाऊंगा, ठीक है। जो छठी क्लास रहेगी आपके मैप से ही रहेगी, डिजिटल मैप से साथियों। मैप सेट कर दूंगा, प्रत्येक जो आपके जीके की जो विवरण वाली क्लास रहेगी वहाँ पर भी मैप सेट कर दूंगा, और जो आपके राजस्थान जीके के जो प्रश्न उत्तर रहेंगे, ठीक है, वहाँ पर भी मैप सेट कर दूंगा, ताकि बिल्कुल आपको मैप के माध्यम से अच्छी तरह से, जैसे अभी मैं हाथ से मैप बनाता हूँ तो वो चीज़ें इतनी स्थायी नहीं हो पाती है साथियों। विकल्प एक आपके 25 में सही रहेगा। नेक्स्ट 26 की ओर बढ़ते हैं। लेकिन जिस प्रकार से मेहनत मेरे द्वारा की जा रही है आपको पढ़ाने के लिए, उसी प्रकार से आप मेहनत करोगे तो मजा आएगा। आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, खैर कोई बात नहीं, लेकिन आप कमेंट तो करके जाया करो कि भाई कैसा वीडियो लगा आपको। आप नोट्स बनाया करो इन चीज़ों का, तो साथियों फिर ज़्यादा बेटर रहेगी ये चीज़ें। चलिए 26 की ओर बढ़ेंगे। आपके 26वां प्रश्न है, 56 की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है। जोधपुर में, जालोर में, पाली में और बाड़मेर में। एक और चीज़ समझ लो, 56 का मैदान और 56 की पहाड़ियाँ दोनों चीज़ें अलग अलग है। 56 का मैदान मैंने आपको पढ़ा दिया होगा, नहीं पढ़ाया होगा तो आज की क्लास में पढ़ा दिया होगा सुबह ही साथियों। 56 की पहाड़ियाँ मैंने आपको पहले ही पढ़ा दी थी। तो 56 की पहाड़ियाँ राजस्थान के बाड़मेर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है साथियों, राजस्थान के बाड़मेर में स्थित है। विकल्प नंबर 4 आपके सही रहेगा साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। मारवाड़ का लघु माउंट आबू किसको कहा जाता है। मकराना नागौर को, पीपलसूद बाड़मेर को, नाकोड़ा पर्वत बाड़मेर को और 56 की पहाड़ियाँ बाड़मेर को। तो देखो 27 में अभी मैंने 26वां जो प्रश्न लिखा था ना कि 56 की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, तो बाड़मेर में स्थित है। सही है, यहाँ पर इसको लघु माउंट आबू नहीं कहते साथियों, मारवाड़ का लघु माउंट आबू पूछा गया है। 27 में कौन सा विकल्प आपका सही है, तो राइट आंसर है आपके पीपलसूद बाड़मेर को साथियों मारवाड़ का लघु माउंट आबू कहते हैं। विकल्प 2 आपके प्रश्न नंबर 27 में सही है। बहुत अत्यधिक वर्षा यहाँ पर भी होती है। पीपलसूद गांव का नाम है ये ना। चलिए आगे बढ़ेंगे 28 की ओर। तो 28वां प्रश्न देखेंगे आपके प्रश्न नंबर 28।
बेमेल का चयन कीजिए। वापिस मतलब प्रश्न देखो आप, मैंने ज़्यादा ऐसे ही प्रश्न डाले हैं, सत्य कथन नहीं है, सत्य कथन है, और एक एक प्रश्न में 4-4 विकल्प आप सही कर सको, 4-4 विकल्पों को डिटेल से देख सको, ऐसे प्रश्न ज़्यादा डाले हैं मैंने। तो विकल्प है जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ जालोर में स्थित है, ग्रेनाइट सिटी जालोर को कहा जाता है, सांचौर बेसिन जालोर है, और नीला शहर जालोर को कहा जाता है। तो देखो बेमेल कथन इनमें से आपको कौन सा लग रहा है साथियों? बेमेल मतलब जो गलत है, जो असत्य है, वो कथन आपको इनमें से कौन सा लग रहा है? तो 28 में अगर हम देखें साथियों, राइट आंसर रहेगा आपके विकल्प नंबर 4। नीला शहर जालोर को नहीं कहा जाता है, बल्कि नीला शहर तो किसको कहते हैं? जोधपुर को कहते हैं। पढ़ा रखा है आपको ये भी मैंने, ठीक है। किसको कहा जाता है? जोधपुर को कहा जाता है साथियों। सांचौर बेसिन जालोर है, ग्रेनाइट सिटी जालोर है, जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ भी जालोर में स्थित है। तो ये तीनों ही विकल्प सत्य है, चौथे विकल्प को छोड़ करके। चौथा ही विकल्प आपका आंसर होगा 28 में, क्योंकि बेमेल का चयन करना था। नेक्स्ट 29 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 29वां प्रश्न देखेंगे, आपके प्रश्न नंबर 29। साथियों 29वां प्रश्न मिस टाइपिंग की वजह से छूट गया है, तो 30वां प्रश्न देखेंगे फिर। अरावली पर्वतमाला के संबंध में असत्य कथन है। अरावली पर्वतमाला गोंडवाना लैंड का अवशेष है। यह पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीनतम अवशिष्ट व वलित पर्वतमाला है। यह पर्वतमाला पालनपुर गुजरात से रायसीना की पहाड़ी के रूप में नई दिल्ली तक स्थित है, और इसकी कुल लंबाई 550 किलोमीटर है। तो 30वें प्रश्न में देखो, अरावली पर्वतमाला के संबंध में असत्य कथन आपको देखना था। तो साथियों इसमें से जो असत्य कथन आपको लग रहा है वो कौन से विकल्प में दे रखा है? 30वें प्रश्न का सही उत्तर अगर हम देखें तो प्रश्न संख्या 30 में जो सही उत्तर है साथियों वो रहेगा आपके विकल्प नंबर 4। क्यों? क्योंकि अरावली पर्वतमाला की जो कुल लंबाई है वो 550 किलोमीटर नहीं है, बल्कि 692 किलोमीटर है। राजस्थान में 550, तो यहाँ पर ऐसा कहाँ दे रखा है कि राजस्थान में कुल लंबाई, राजस्थान में कुल लंबाई दे तभी 550 करनी है, कुल लंबाई तो 692 है। बाकी विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला भी है, गोंडवाना लैंड का भी भाग है, और यह शुरुआत कहाँ से होती है? पालनपुर गुजरात से रायसीना पहाड़ी के रूप में नई दिल्ली तक है। बिल्कुल ये तीनों ही कथन सत्य है, चौथा कथन सत्य नहीं है, इसलिए चौथा विकल्प आपके 30वें प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 31 की ओर। तो 31वां प्रश्न लिख दिया मैंने यहाँ पर नोट करके, राजस्थान में 550 किलोमीटर है और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 692। तो चलिए आगे बढ़ेंगे 31वें प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 31 है, अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, पूर्व पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, और पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। तो जब हमने अरावली पर्वतमाला के बारे में अध्ययन किया था तो साथियों मैंने आपको क्या बताया था अरावली और पर्वतमाला के बारे में, कि ये पालनपुर गुजरात से लेकर के ये नई दिल्ली तक, रायसीना की पहाड़ियाँ नई दिल्ली तक जाती है। तो ये आपके पूर्व है, ये आपके पश्चिम है, ये आपके उत्तर है, और ये आपके दक्षिण है। अब यहाँ पर ये क्या है? दक्षिण पश्चिम से लेकर के उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रही है साथियों, दक्षिण पश्चिम से लेकर के उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रही है। तो विकल्प 1 आपके प्रश्न संख्या 31 में सही, क्योंकि ये दक्षिण पश्चिम है और ये उत्तर पूर्व है। तो 31वां प्रश्न प्रथम विकल्प ही सही है, कोई डाउट नहीं है। चलिए 32वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। प्रश्न नंबर 32 है, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला से संबंधित गलत कथन है। देखो पहले तो प्रश्न था अरावली पर्वतमाला के संबंध में असत्य कथन है, अब राजस्थान की बात की जा रही है, राजस्थान शब्द दे रखा है इस प्रश्न में, तो ध्यान देने वाली बात है ये। विकल्प है राज्य के कुल क्षेत्रफल का 9.3% है इसका, ठीक है, अरावली पर्वतमाला का। विकल्प दूसरा है इसमें राजस्थान की संपूर्ण जनसंख्या का 10% हिस्सा निवास करता है। तीसरा है राजस्थान में उदयपुर से खेतड़ी झुंझुनू तक इसका विस्तार है। चौथा है राजस्थान में अरावली की कुल लंबाई 550 किलोमीटर है। तो बताओ इनमें से अरावली पर्वतमाला से संबंधित कौन सा कथन आपको गलत लग रहा है? प्रश्न संख्या 32 में साथियों 32वां प्रश्न देखो, कुल क्षेत्रफल 9.3% है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। राजस्थान में अरावली की लंबाई हमने पिछले प्रश्नों में ही देख ली थी, 550 किलोमीटर है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा या तीसरा विकल्प आपका आंसर रहेगा। तो राइट आंसर है आपके विकल्प नंबर 3, क्योंकि उदयपुर से नहीं है साथियों, उदयपुर से नहीं है बल्कि सिरोही से है। तो विकल्प नंबर 3 जो है ये गलत है, और संपूर्ण राजस्थान की जो जनसंख्या इसका 10% हिस्सा अरावली पर्वतमाला पर निवास करता है। अरावली पर्वतमाला पर क्या मतलब? अरावली पर्वतमाला पर के अंतर्गत जो जिले आते हैं उनमें। विकल्प नंबर 3 ही आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये गलत है।
तो 32वें में थर्ड विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 33 की ओर बढ़ेंगे। लाइक शेयर जरूर करना यार वीडियो को, अच्छा लगे आपको, ठीक है। 33वां प्रश्न है, अरावली की सर्वोच्च चोटी है, गुरु शिखर है, शेर है, जरगा है, देलवाड़ा है। सर्वोच्च चोटी, तो देखो अरावली की जो सर्वोच्च चोटी है वो है आपके गुरु शिखर। विकल्प एक आपके सही है। गुरु शिखर की ऊंचाई भी आपको याद रखनी है, कितनी है? 1722 मीटर गुरु शिखर की ऊंचाई है साथियों। और कई जगह 5 मीटर ज़्यादा भी आपको मिल सकता है, 1727 भी। कुछ किताबों में 1727 दे रखा है और कुछ किताबों में 1722 दे रखा है। दोनों ही आने पर 22 को ही सही करना है, प्राथमिकता 22 को ही रहेगी आपके, है ना। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 34 की ओर। तो 34वां प्रश्न है आपके प्रश्न नंबर 34। बेमेल का चयन कीजिए, बेमेल कथन का चयन कीजिए। विकल्प संतों का शिखर गुरु शिखर, राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील नक्की झील, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार, राजस्थान का सबसे ऊंचा दर्रा पीपली दर्रा, राजस्थान का शिमला उड़िया का पठार। देखो 5 विकल्प रख दिए मैंने, मतलब प्रश्न क्वालिटी वाले बनाने के लिए साथियों मैंने 5 विकल्प तक रख दिए यहाँ पर। तो पहला विकल्प सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा सही या पांचवा सही है। तो यहाँ पर बेमेल कथन जो है साथियों वो 5वां विकल्प है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ये कह रहा है राजस्थान का शिमला उड़िया का पठार नहीं है, माउंट आबू है राजस्थान का शिमला, तो ये गलत है। राजस्थान का सबसे ऊंचा दर्रा पिपली दर्रा ही है, सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील नक्की झील है माउंट आबू में, ठीक है। और संतों का शिखर किसको कहते हैं? गुरु शिखर। तो पहला विकल्प, दूसरा विकल्प, तीसरा विकल्प और चौथा विकल्प ये तो सत्य है, इनका तो मेल हो रहा है बिल्कुल, लेकिन 5वें विकल्प का मेल नहीं हो रहा है, गलत है ये 5वां विकल्प, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि राजस्थान का शिमला किसको कहा जाता है? उड़िया के पठार को नहीं बल्कि माउंट आबू को। तो 5वां विकल्प आपके प्रश्न नंबर 34 का बिल्कुल सही उत्तर है साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, यहाँ पर अगला प्रश्न ही है, 34 ही प्रश्न है टोटल। तो ये थे 34 प्रश्न। क्वालिटी वाले प्रश्न देने की पूरी कोशिश की है। आज आपके भौतिक प्रदेश वाला टॉपिक पूरा हो चुका है। कल आपको नया टॉपिक मिलेगा और जिसमें मैप के माध्यम से हर चीज़ आपको समझाने वाला हूँ। तो संपूर्ण निःशुल्क आपको राजस्थान की जीके यहाँ पर पढ़ाई जा रही है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना साथियों एग्जाम तक, क्योंकि क्वालिटी वाला कंटेंट आपको निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए।